मैंने हक और सच का साथ दिया। मैंने लोगों को वही बताया जो जानना उनका हक था। लोग अक्सर ये पूछते हैं, क्या इस मुल्क में सच बोलने की आज़ादी है? मैं बोलता हूँ, चाहे बढ़ जाए जितना भी अंधेरा, रोशनी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। आपको कोई भी कैद कर सकता है, लेकिन हक और सच का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। सच की आवाज़। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ मेहमान एक्सक्लूसिव हैं आज भी, और वो हैं साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी साहब। शाहिद खाक़ान अब्बासी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज़ जी। अच्छा शाहिद साहब, मैं जो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने भी वज़ारत उज़्मा यानी वज़ीर आज़म की हैसियत से एक लिमिटेड अरसा काम किया है। जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का सुप्रीम कोर्ट का एक्शन आया था, उसके बाद आप वज़ीर आज़म थे, और आपको भी एक लिमिटेड अरसा मिला था। ये जो 16 महीने है शहबाज शरीफ साहब की इत्तेहादी हुकूमत की, मुख्तसर थोड़ा सा जानना चाहूँगा सर आपको, क्योंकि आप वज़ीर आज़म रह चुके हैं, कि आपको ये हुकूमत कैसी नज़र आई? इत्तेहादी हुकूमत 85 की काबीना, 11 सियासी जमातें, कितनी कारकर्दगी आपको नज़र आई सर? देखिए, ये हुकूमतें हर एक का अपना एक मैंडेट होता है, उनके अपने चैलेंजेस होते हैं। तो मैं जब बना था तो उस वक्त 10 महीने की हुकूमत रहती थी। मैं भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, पार्टी ने नॉमिनेट किया था। तो मैंने कोशिश की कि जो मैंडेट मेरे पास था कि कंटिन्यूटी मेंटेन करूं, जो चैलेंजेस का मुकाबला करें, कुछ पॉलिसीज़ दे दें, कुछ मसाइल को हल करें। तो हमने पूरी कोशिश की। अब उसको तारीख़ ही जज कर सकती है। ये 16 महीने जो गुजरे हैं, वो भी एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, ये भी कोलिशन गवर्नमेंट थी। ये एक ज़्यादा लूज़ कोलिशन था, जिसमें बड़ी जमातें भी, पीस पार्टी भी शामिल थी, JUI भी थी। तो मेरा सिर्फ इस हुकूमत से जो इशू है वो ये है कि इन्होंने बड़ी खौफ से, मैं खौफ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, खौफ से हुकूमत की है। नैब से बहुत घबराते रहे हैं, और फैसला करने में वो उस सलाहियत का मुज़ाहिरा नहीं किया जो ज़रूरत थी। तो बहुत से फैसले इनसे नहीं हो पाए, ये बदकिस्मती है। और ये मैंने पहले दिन कहा था कि आप नैब के निज़ाम को अगर रखेंगे तो फैसले आपसे नहीं होंगे, और वही हुआ कि 16 महीने गुजर गए। और उससे पहले भी 3 साल 8 महीने इमरान खान साहब ने कोई फ़ैसला नहीं किया, अक्सर मामलात वैसे ही छोड़ के चले गए। और यही कुछ इस हुकूमत ने भी किया कि ये फ़ैसले नहीं कर पाए, और उसमें बुनियादी ख़राबी नैब का खौफ था। अच्छा सर, जो नैब का डर था ये तो था, यहाँ तो हमने कई चीज़ों का डर देखा। इमरान का डर भी देखा हमने, सुप्रीम कोर्ट का डर भी देखा हमने, मुख्तलिफ अदालतों का डर भी देखा। मैं ज़रा सा 1-2 जुमले में जानना चाहूँगा सर, आप माशाल्लाह वज़ीर भी रहे हैं, वज़ीर आज़म भी रहे हैं, कोई कारकर्दगी, ये इनसे जब पूछो तो ये कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। इसके अलावा 85 की काबीना में हमें कोई कारकर्दगी तो नज़र नहीं आती सर। तो आपको कोई आई है सर, कोई आइन साजी इन्होंने अवाम के लिए किया हो, कोई अवाम के लिए उन्होंने बड़े फ़ैसले किए हों, कोई कारकर्दगी की हो, माँ सवाई ये कि जो स्टेटमेंट है उनका कि हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, क्या यही काफ़ी था सर? देखिए, ये अवाम को फ़ैसला करने दें। ये मैं और आप शायद इस बात को का फ़ैसला ना कर सकें कि हुकूमत ने परफॉर्म किया है या नहीं किया। मैंने कहा है कि हुकूमत जो कुछ इसने किया है इससे बहुत ज़्यादा कर सकती थी, लेकिन फ़ैसला साजी की सलाहियत में बहुत सुस्ती रही। तो ये एक बदकिस्मती रही है। उसके अलावा बहुत से चैलेंजेस थे जिनका उन्होंने मुकाबला करने की कोशिश की है। IMF का प्रोग्राम यकीनन उसके अंदर हमें रहने की ज़रूरत थी। उसी से जो हमारे दूसरे इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, उसमें कुछ प्रोग्रेस हुई, हालांकि उसमें भी ज़्यादा बेहतर काम हो सकता था।
तो मजमूई तौर पर जो बात नज़र आती है वो यही है कि जो कुछ हुआ है उससे ज़्यादा हो सकता था। वो कमज़ोरी थी हुकूमत की, चाहे वो एक लूज कोलेशन की वजह से आई हो या नैब की वजह से आई हो, वो काम नहीं हो पाई। अच्छा सर, ये एक मिनिस्ट्री वैसे तो 85 की काबीना 30 के पास पोर्टफोलियो नहीं, कारकर्दगी के हवाले से बज़ाहिर सभी ये कहते हैं जब हम पूछते हैं कि जी पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया गया। बहरहाल क्वेश्चन मार्क करके आगे चलता हूँ। आप एक पेट्रोलियम के भी आप बड़े करीब से आपको पता है सर, पेट्रोलियम और एनर्जी ये दो सर बड़ी अहम मिनिस्ट्री आवाम के हवाले से होती है, इन्फ्लेशन के हवाले से, पॉवर्टी के हवाले से। अभी आपने जो इन दोनों मिनिस्ट्री को करीब से देखा सर, इन्होंने कोई काम किया? और एक और चीज़ भी कि ये जो कहा गया था कि जनाब रूस से तेल आ रहा है, तो सर वो तेल का आवाम को क्या बेनिफिट मिला? लोग आपकी तरफ देखते हैं सर, इसका जवाब हमें चाहिए सर। नहीं, मेरी तरफ मत देखें। जो लोग इंचार्ज थे वज़ीर आज़म साहब से पूछें, वज़ीर ख़जाना से पूछें, पेट्रोलियम के वज़ीर से पूछें और पावर के वज़ीर से पूछें। इनके जवाब मेरे पास नहीं है। मैंने पहले कहा है कि हमसे फ़ैसले नहीं हुए, हम पता नहीं किससे घबराते थे, हमने कोई फ़ैसले नहीं किए। जब आप फ़ैसले नहीं करते तो हुकूमत नहीं चलती। दूसरा, हम मौजूदात की तलाश में रहते हैं। ये मौजूदा हो जाएगा, रूस से तेल आएगा, बड़ा मौजूदा हो जाएगा। काम मौजूदात से नहीं होते, काम बुनियादी पॉलिसीज़ बनाने से और मसाइल को हल करने में और एफिशिएंसी क्रिएट करने में निज़ाम के अंदर, उससे होते हैं। तो वो कोई फ़ैसला भी ये हुकूमत नहीं कर पाई। मैंने ये कहा कि हर बात जो होती थी, डिस्कशन होती थी, वो नैब की तरफ ही जाती थी कि नैब इसके बारे में क्या सोचता है। तो जो हुकूमत नैब के बारे में सारा दिन सोचती रही, वो काम नहीं कर पाती। तो यही काम पेट्रोलियम में और फाइनेंस में और पावर में हुआ। सबसे बड़ा आपका इशू पावर सेक्टर का था कि उसके अंदर जो डिस्कोज का लॉस है, जिसे सर्कुलर डेट कहते हैं, उसका मुकाबला किया जाए, वो हमने नहीं किया। अजाफी गैस निज़ाम में डाली जाए, हमने नहीं की। तो बस हम वक्त गुजार के घर चले गए, आराम से बैठे हैं और मसाइल वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि 16 महीने की शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत में 2 वज़ीर ख़जाना आए, एक मिफ्ता इस्माइल और एक इसहाक डार। आप इन दोनों की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं और इसहाक डार की मौशी पॉलिसी से किस हद तक मुतमईन हैं जो उन्होंने अपने वक्त में किया? ये सवाल मुझसे ना करें, ये सवाल पाकिस्तान के अवाम से करें और इसका जवाब वो आपको पोलिंग स्टेशन पर देंगे। बात शख्सियात की नहीं होती। वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म लगाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो अगर वो एक शख्स की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है तो दूसरे को ले आते हैं, अगर उससे मुतमईन नहीं है तो तीसरे को ले आते हैं। ये फैसले वही करते हैं, फिर आखिरकार जवाबदेही भी उन्हीं की होती है। ये अवाम आपकी जवाबदेही करेंगे पोलिंग स्टेशन पर। अच्छा सर, लेकिन थोड़ी सी हम चाहेंगे सर, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, वज़ीर आज़म भी रहे हैं, फाइनेंस को बहुत करीब से भी देखा है, पेट्रोलियम, दूसरी चीज़ों को, तो सर यकीनन आवाम तो बेचारे अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो देख रहे हैं, लेकिन वो जो एक्चुअल चीज़ों की बुनियाद पर बेसिक चीज़ें तबाह हो रही हैं, जैसे मैंने बताया कि जी एनर्जी लेवल पर जो काम होता है उसका बराह रास्त ताल्लुक़ आवाम पे होता है, पावर सेक्टर का होता है वो भी आवाम पर होता है। तो ये चीज़ें जब नहीं होती हैं तो, और उसकी आगाही ज़ाहिर है आप जैसे एक्सपर्ट ही दे सकते हैं। अच्छा सर, मैं ज़रा आता हूँ और ये आता हूँ कि सर ये IMF का क्या मामला था जिसकी बुनियाद पर जो IMF से अब एग्रीमेंट हुआ, बहुत देर हुई और कहा यह जा रहा है कि ये बहुत सख्त एग्रीमेंट है और इसके ऊपर जो आगे चल के निगरान हुकूमत अमलदारी करेगी उससे आवाम पर मज़ीद बोझ बढ़ेगा, डॉलर्स मज़ीद ऊपर जाएगा और ये मसाइल जो हैं मौशी बहरान मज़ीद बढ़ेगा। किस हद तक कन्विंस है सर इस बात पे आप? देखिए, पहली बात यह है कि जब निज़ाम में ख़राबी हो, जो आपने पेट्रोलियम और पावर की बात की, तो आप उसकी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं और कोई रास्ता नहीं होता। तो पिछले 16 महीने में कम से कम कोई इस्लाह की कोशिश नहीं की गई, ना उससे पहले ही 3 साल 8 महीने में कोई कोशिश हुई थी। वो निज़ाम की जो ख़राबियाँ वहीं की मौजूद हैं। जो आप IMF की बात कर रहे हैं, IMF कोई नई शराइत आप पे उसने नहीं लगाई। ये वो सब बातें हैं जो आपने एग्री की हुई थी। आपने रिव्यू के अंदर उनको मुतमईन नहीं कर सके कि हमने इम्प्लीमेंटेशन सही की है या नहीं की।
उसमें 6-7 महीने का फालतू अरसा लग गया, उसकी वजह से मार्केट में अनसर्टनिटी पैदा हो गई। और फिर IMF ने आपको एक बेल आउट दिया कि उसने आपको एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट करके और रिव्यूज़ जो है वो ख़त्म कर दिए और प्रोग्राम मुकम्मल हुआ। और जो शराइत आपने रखी थी उन्होंने एक किस्म की वो शराइत अगले प्रोग्राम में जाने के लिए उनको बरकरार रखा है। वरना जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो आप वापस अपनी पुरानी रवायात पे चले जाते हैं और वही ख़राबी शुरू कर देते हैं जो आपको IMF में लेकर जाती हैं। तो इस तरह ये कंटिन्यूटी उन्होंने एक तरह से दे दी और आपको भी डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट दे दिया। तो ये सारा कुछ हुआ है। अब आप जो भी नई हुकूमत आएगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट जब आएगी तो उसके पास अब टाइम होगा, आगे 6-8-9 महीने हैं, तो वो जाके फिर एक नया IMF का प्रोग्राम नेगोशिएट करेगी। अच्छा सर, ये आप निज़ाम की ख़राबी कहते हैं, इसमें आप शख्सियत की नाअहलियत या डर कितना है? आपने स्टार्ट में भी कह दिया कि डर तो है, तो इस इंसान की शख्सियत की नाअहलियत भी तो होती है ना सर, वो काम नहीं कर पाता है, तो सिर्फ निज़ाम की ख़राबी होती है सर? सर नाअहलियत तो ये उनके जो आदमी लगाता है वही जानता है। वज़ीर आज़म साहब भी जानते हैं कि वो रोज़मर्रा की परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं वज़रा की। लेकिन बात यह है कि जब आपको एक रिफॉर्म नज़र ना आए, आप पुराने निज़ाम को भी ना चला सकें, तो फिर मामले आगे नहीं चलते। हमारी कुछ यही कैफियत रही है कि हमने ना इस्लाह की, ना पुराने निज़ाम को चलाने की कोशिश की। तो वही ख़राबियाँ जो आज से 16 महीने पहले मौजूद थी, तकरीबन वो सब ख़राबियाँ हम छोड़ कर हुकूमत में गए हैं। ये बदकिस्मती है। उसकी नैब का वजह हो, मैंने तो नैब का खौफ ही देखा है कि वज़ीर आज़म साहब के मुंह पर सेक्रेटरी कह देते थे कि जनाब हमने तो जेल में नहीं जाना है, जो हिदायत आप दे रहे हैं ये हम इस पर समरी बनाने से कासिर हैं। तो बदकिस्मती से, और जो वफाकी हुकूमत है, आपको समझना पड़ेगा कि ये 3 मिनिस्ट्री तक महदूद है जो उसके इकनॉमिक इशूज़ हैं, फाइनेंस, पावर और पेट्रोलियम पर। अगर ये 3 मिनिस्ट्री परफॉर्म करेंगी तो हुकूमत कामयाब होती है, नहीं करेगी तो नाकाम हो जाती है। क्या किया इस बात का तयन के हुकूमत कामयाब थी या नहीं थी ये अवाम ही करेंगे पुलिस स्टेशन पर। बिल्कुल करेंगे अवाम, वो तो अपनी बेरोज़गारी पे करेंगे, अपनी महंगाई पे करेंगे और जो उनको बिल देना पड़ रहा है उस पर करेंगे। लेकिन सर ये जो कारकर्दगी का फ़ैसला तो यकीनन कोई एक्सपर्ट्स करता है, और आप माशाल्लाह वज़ीर आज़म भी रहे हैं, वज़ीर भी रहे हैं, तो इसलिए अवाम तक ये बात तो जानी चाहिए थी कि इन 3 मिनिस्ट्री जिसका आपने जिक्र किया है, इन्होंने कोई काम करके दिया, चाहे डर, चाहे खौफ, चाहे नाअहलियत, चाहे कोई और वजह। तो सर ये तो आप बताएंगे ना आवाम को कि इन्होंने किया है या नहीं किया है। मेरिट पे मैंने आपको बता दिया ना कि मैंने आपको बताया है कि फैसला करने की सलाहियत मुझे इस हुकूमत में नज़र नहीं आई। उसकी क्या वजूहत थी ये वही बेहते हैं, लेकिन फैसले नहीं हुए। फैसले नहीं होंगे तो हुकूमत की कारकर्दगी है वो उस पर अवाम तशवीश का इजहार ही कर सकते हैं। अच्छा सर, बहुत सारी कानून साजी हुई है पार्लियामेंट में, आप इस कानून साजी को कैसे देखते हैं? इसमें नैब वाली भी है और चीज़ें भी हुई हैं, दूसरी चीज़ें भी हुई हैं, और रिव्यू भी है, जजमेंट भी है, प्रोसिक्यूटर, बहुत सारी कानून साजी हुई है और आखिरी में तो 54 हुई है। क्या सर इसमें कोई ऐसी कानून साजी हुई है जिससे बेहतरी के लिए या वो आवाम की बेहतरी के लिए आपको नज़र आई सर इसमें कोई कानून साजी? देखिए, अब नैब को ले लें, मैं जितना नैब का तजर्बा मेरा है शायद ही किसी शख्स का हो। 13 साल मैंने नैब की अदालतों में गुजारे और आज की भी 2 केस मेरे ख़िलाफ़ चल रहे हैं। मैंने पहले कहा था कि इस नैब के कानून को ख़त्म करें, रिपील करें और इसमें लिख दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के केस चलते रहेंगे, ताकि कोई ये ना कहे ये केस इन्होंने अपनी जान बचाई है। 5 तरामीम हुई जिन्होंने कोई कॉन्फिडेंस आज ब्यूरोक्रेसी को नहीं दिया या वज़रा को नहीं दिया कि वो काम कर सकें। आज भी वही खौफ का माहौल है जो इससे पहले था। हमारा एक केस जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन को मुलव्वस किया गया, जो 3 साल नहीं चल सका, जज साहब ने लिखा कि इसके अंदर कोई कि प्रोसिक्यूटर खुद कहता है कि ये केस नहीं चल सकता। उन्होंने खुद फैसला दिया कि जनाब मुझे कोई इसके अंदर करप्शन की मामला नज़र नहीं आया, ये फैसले में मौजूद है, और वापस FIA को भेज दिया। तो अब हमारी किस्मत में यही है कि अब FIA हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी, वो कल चार्जशीट लगाएंगे, फिर अखबार में आएगा ये
सैकड़ों अरब खा गए हैं, फिर हम अदालतों में खड़े होंगे, फिर हम उसको भुगतेंगे। मैं तो पहले दिन से, मैंने कभी कोई पिटिशन नहीं की। मैंने पहले दिन से कहा जनाब जज साहब मेहरबानी हम पे करें, इस केस को चलाएं, अपने विटनेस लेकर आएँ, कैमरे लगाएं, अवाम को दिखाएं। तो ये इंसाफ का निज़ाम की जब ये हालत हो जाएगी और आप ये फैसला भी ना कर पाएँ कि इस मुल्क की सबसे बड़ी ख़राबी नैब है, वो हुकूमत नहीं चलेगी जिसके अंदर नैब मौजूद होगी, तो वो भी आप छोड़कर चले गए, आपने फैसला नहीं किया। तो ये बदनसीबी है। उसके अलावा जो कानून बने हैं उनको भी रिव्यू कर लें कि उनमें से, ये हमारी तारीख बताएगी आपको कि हमारे जो कानून बनते हैं उसमें अवाम की सहूलत नहीं देखी जाती। वो हुकूमत अपनी सहूलत ढूंढती है कि किस तरह मैं ज़्यादा आसानी से कार्रवाई कर सकूं, जो भी कार्रवाई उन्होंने करनी हो, तो कानून वही बनते हैं। यहाँ पर भी बहुत से कानून बने, ना डिबेट हुई, ना बात हुई, कानून बनाकर ना किसी ने पढ़े, हमने पास कर दिए। बदकिस्मती है, ये हमारी रवायत रही, कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसे ही होता रहा है। तो अगर कानून पे भी डिबेट नहीं होगी तो फिर वो कानून दुरुस्त नहीं होते। ठीक। और बदकिस्मती से वक्त के साथ कानून बनाने वालों की सलाहियत में भी बहुत कमी आ गई है। तो कानून बनाते हैं जिसके अंदर ऐसे ऐसे हुक्म होते हैं जो अदालत की स्क्रूटनी बर्दाश्त नहीं कर पाते और तकलीफ़ अवाम को ही होती है। ठीक है। अच्छा सर, मैं ज़रा सा आ जाता हूँ। आप पिछले दिनों सर आपने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और मैसेज हमने पढ़ा है कि मुल्क की बेहतरी के लिए री इमेजिंग पाकिस्तान फोरम से पाकिस्तान की फलाह व बहबूद का काम फैलाने का फ़ैसला किया है। तो सर दो सवाल यहाँ बनते हैं। एक तो ये कि मैं चाहूँगा कि आप ये ज़रूर बताएं कि आपने पार्टी ओहदे से क्यों इस्तीफ़ा दिया, और ये जो आपका इमेज री इमेजिंग पाकिस्तान फोरम है, मुख्तसर सर इसमें बताइए कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई आपको? देखिए, आपने दो बातें जोड़ दी हैं जो आपस में जुड़ी हुई नहीं हैं। ठीक। मैंने ज़िंदगी में कोई पार्टी का ओहदा मेरे पास नहीं था। मुझे 2019 में पार्टी ने जिम्मेदारी दी कि जो सदर हैं वो गिरफ़्तार हैं, आप मेहनत करें पार्टी के लिए, तो उन्होंने मुझे सीनियर नायब सदर बना दिया। मैंने उस वक्त भी कहा था मियां नवाज शरीफ साहब को भी और मरीम साहिबा को भी कि जब भी एक जनरेशनल चेंज आएगी पार्टी के अंदर तो मैं इस ओहदे पर कायम नहीं रह सकूँगा। तो जब ये जनवरी में फ़ैसला हुआ मरीम साहिबा को सीनियर नायब सदर बनाने का, तो मैंने उसी दिन इस्तीफ़ा दे दिया था पार्टी के ओहदे से। मैं पार्टी के साथ हूँ, मैं पार्टी का MNA था और मैं पार्टी के साथ हूँ। जो रीइमेजिनिंग पाकिस्तान का फोरम है, ये हम बहुत अरसे से, क्योंकि मेरे पास कोई कैबिनेट पोजीशन नहीं थी, मेरे पास कोई सरकारी नहीं था, तो मैंने ये देखा कि और चंद दोस्तों ने ये देखा कि पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पाकिस्तान के अवाम की तकलीफ़ की, पाकिस्तान के मसाइल की बात हो सके या उनके हल की तलाश की बात हो सके। पार्लियामान भी मफलूज है, हुकूमत जो काम कर रही है वो भी आपके सामने है, जो पिछली हुकूमत ने किया है वो भी आपके सामने है। तो हमने एक ये बनाया कि एक फोरम हो जहाँ पर नॉन पार्टीजन हो, ना हम किसी की तनकीद करते हैं ना किसी की तारीफ़ करते हैं, मसाइल की बात होती है, उनके हल की बात होती है। तो तमाम सूबों में गए, लोगों की बातें सुनी, 9-9, 10-10 घंटे के प्रोग्राम हुए, और मैं समझता हूँ कि ये एक फोरम था जो जिसकी कोशिश ये थी कि जगाया जाए जो हमारा निज़ाम जिस जमूद का आज शिकार है, जो सियासी निज़ाम, इसको जगाया जाए, पॉलिटिकल लीडरशिप को एहसास दिलाया जाए कि आज आपकी एक ज़िम्मेदारी है और वो ज़िम्मेदारी मुल्क के मसाइल को हल करने की है, आप उससे गफलत नहीं बरत सकते। यही कोशिश हमने की है। अच्छा सर, ये बताएं मरीम नवाज की उभरती क़यादत पर इतना सख्त मौक़िफ़ आपका क्यों है सर? नहीं, मेरा किसी शख्स पर मौक़िफ़ नहीं है, हम मियां नवाज शरीफ के साथी हैं, मेरे लीडर मियां नवाज शरीफ हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब भी मरीम साहिबा इस लीडरशिप पोजीशन में आएंगी तो उनको एक फ्री हैंड होना चाहिए। जो पुराने लोग हैं वो शायद उस कैपेसिटी में काम ना कर सकें, तो उसके अंदर एक आपस में एक फ्रिक्शन पैदा होती है जो कि हमेशा उसके मनफी असरात होते हैं। तो मैंने इस हवाले से ये बात की है। लेकिन सर सवाल ये है कि दूसरी सियासी जमातों में भी हमने देखा है कि जैसे पीपल्स पार्टी लेने एक बड़ी सियासी जमात है, बिलावल भुट्टो चेयरमैन है, उन्होंने तो अपना अगला वज़ीर आज़म भी आसिफ ज़रदारी ने ऐलान कर दिया है बिलावल भुट्टो हैं, और कई सीनियर मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बड़े मंझे हुए लोग हैं और दो वज़ीर आज़म हैं वो मौजूद हैं और वो बिलावल की क़यादत को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो क्या वजूहत है सर कि ये चीज़ PMLN में नज़र नहीं आई और हमें बड़े अंदरूनी इख्तलाफात इस बुनियाद पर नज़र आ रहे हैं, और उसमें आपका एक बहुत अहम
मसलन पोजीशन है, जाहिर है आप बड़े सीनियर पार्टी वर्कर हैं, तो आपका शदीद इस पे रिजर्वेशन है, तो ऐसा क्यों सर? मेरी कोई रिजर्वेशन नहीं है, ना ही कोई इख्तलाफ है पार्टी के अंदर। हमारी जमात ने किसी को नॉमिनेट नहीं किया, लेकिन एक लीडरशिप पोजीशन में मरियम साहिबा आई हैं, मेरा ख्याल उनको फ्री हैंड मिलना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है कि जो लोग पुराने हैं, मियां नवाज शरीफ के साथी हैं, उनको अब दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए। हमारी उम्र और हमारा जो तजर्बा रहा है वो यही है कि अब एक नई चेंज है, तो उसमें जो नए लोग आएंगे वो काम करें। ये कोई सारी ज़िंदगी का ठेका तो नहीं होता। ये मेरी ज़ाती राय है कि ऐसे माहौल में आपको फ्री हैंड देना चाहिए जो भी शख्स नई। क्या मरियम नवाज साहबा को अगर नवाज शरीफ साहब अपना, जिस तरह बिलावल भुट्टो को ऐलान किया गया अगला वज़ीर आज़म ऐलान करते हैं, या फिर वो पार्टी की सदारत के ऊपर या पार्टी की अहम पोजीशन पे आते हैं, तो क्या वो सीनियर हजरात इंक्लूडिंग यू, आप मियां मोहतरमा अपना मरियम नवाज साहबा की क़यादत में आगे काम करेंगे सर? क्योंकि मियां साहब के लिए तो क्वेश्चन मार्क है इस वक्त, मैं उस पर आऊँगा अभी, जो उनके ऊपर कानूनी मसाइल है, मसला है, और वो इस वक्त इन चीज़ों में बराह रास्त एक्टिव भी नहीं है। तो कल अगर मरियम हो गई PMLN की कायद या चेयरमैन या जो भी, तो आप काम करेंगे उनके साथ और दूसरे सीनियर से? देखिए, मैंने पहले कहा है, मैं मियां नवाज शरीफ का साथी हूँ, मेरे लीडर मियां नवाज शरीफ साहब हैं। अगर वो इस ओहदे पर आते हैं तो उनके साथ मैं बाकी काम कर सकता हूँ, बाकी मेरे लिए मुश्किल है। और मेरे लिए कोई ज़ाती इसमें इख्तलाफ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो भी एक नई जनरेशन आए सियासत के अंदर, तो उनको फ्री हैंड होना चाहिए, वो अपना काम करें, जो उनके साथी जिनको समझते हैं उनके साथ मिलाकर काम करें। मैं नहीं समझता उसमें कम से कम मेरी जगह उसके अंदर मुनासिब होगा वहाँ पर रहना। ये मेरी ज़ाती राय है। नहीं सही है सर, आपकी ज़ाती राय, और आप साफ तौर पर मैं तो ये समझ पाया, और मेरा ख्याल आ गई बात कि अगर मरियम नवाज साहबा को पार्टी की कोई आला क़यादत ख़ास तौर पे सदारत मिलती है, तो आपके लिए फिर PMLN या मरियम नवाज साहबा के नीचे काम करना मुश्किल हो जाएगा। मैं आगे चलता हूँ सर, नवाज शरीफ साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? नहीं, ये आपको थोड़ी गलतफहमी है। अच्छा, ये मकसद अच्छा सर, आप वजाहत कर दें। मैं ये कह रहा हूँ जी, मैं वजाहत यही कर रहा हूँ कि मेरे लीडर मियां नवाज शरीफ हैं। जब कोई और फैसला हुआ तो मैं अपना फैसला कर लूँगा। मैंने आपको बुनियादी असूल बता दिया है कि मैं ये समझता हूँ कि जब भी कोई नया लीडर आएगा तो उसको फ्री हैंड मिलना चाहिए। हमारी मौजूदगी उनके फ्री हैंड में खलल पैदा करती है, जो पुराने लोग हैं। ठीक है सर, इससे भी वही बात हम वहीं पे पहुंचे हैं। बहरहाल आपने वजाहत कर दी। जी शाहिद साहब, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शाहिद खाकन अब्बासी साहब से हमारी बात हो रही है। जी शाहिद साहब, ये 16 महीने की हुकूमत रही, भाई वज़ीर आज़म थे, PMLN के बहुत अहम लीडर काबीना का हिस्सा थे। क्या वजूहत है सर कि हालांकि मियां नवाज शरीफ साहब की जो सज़ा है वो कानूनी तौर पर बिल्कुल वाज़ेह है, 62(1)(f) का भी पता है और बाकी सज़ाएँ भी हैं, तो 16 महीने भाई की वज़ारत उज़्मा और आपके बड़े अहम PMLN के लीडर, बड़ी अहम काबीना में पोजीशन, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब 16 महीने में पाकिस्तान नहीं आ सके। आप इसको कैसे देखते हैं सर? आप इसको मुस्बत बात समझते हैं, मनफी बात समझते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, मेरा तो सवाल है। आपका शिकवा है कि वो नहीं आ सके। मैं तो सवाल कर रहा हूँ सर। मैं तो इसको एक फखर की बात समझता हूँ कि रूल ऑफ द लॉ प्रिवेल हुआ है। वज़ीर आज़म अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको या किसी और को ये शिकवा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये बात मुनासिब नहीं है। वज़ीर आज़म के पास कोई इख्तियारात नहीं होते कि वो जुडिशल मामलात में इंटरफियर कर सके। मियां नवाज शरीफ इलाज के घर से गए हैं, इलाज होगा, वापस आ जाएंगे। उनको इस मुल्क के इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया है। उनको आना पड़ेगा, उनको सरेंडर करना पड़ेगा कोर्ट को। फिर कोर्ट क्या करता है, ये कोर्ट का जुडिशल कस्टडी में देता है, उनको बेल दे देता है, जो भी करता है ये कोर्ट की जिम्मेदारी है, वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी नहीं है।
उसके बाद उनकी अपीलें लगी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनको अपीलों के फैसले करना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है, इसमें वज़ीर-ए-आज़म कोई मदद नहीं कर सकता। तो ये ज़रा हमें बड़ी ऑब्जेक्टिवली इन मामलात को देखना पड़ता है और देखना चाहिए। ठीक है, ये कह देना कि जी आप 16 महीने वज़ीर-ए-आज़म रहे और अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर सके, तो ये कोई सल्तनत नहीं थी, ये एक जमहूरी हुकूमत थी। अच्छा सर, जस्टिस इफ्तिखार साहब जो थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने ही सज़ा दी थी और निकाला था, लेकिन फिर एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से पार्लियामेंट में जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी के उनको रिस्टोर कर दिया गया था, यानी सुप्रीम कोर्ट के सज़ा को एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से ख़त्म कर दिया गया था। तो वज़ीर-ए-आज़म क्या एक उसी रवायत को कायम करते हुए एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से, जो कि ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसको ख़त्म नहीं कर सकते थे? मैं सिर्फ एक सियासी और कानूनी तालिब इल्म की हैसियत से बड़ा आपने दो बिल्कुल मुतज़ाद बातें कर दी हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब को एक इल्लीगल ऑर्डर के तहत एक इल्लीगल सदर ने निकाला था, जिनके पास कोई अपने अमल का कानूनी या आईनी उनके पास सैंक्टिटी नहीं थी। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई 2017 को किया है, जिसकी कोई कानूनी हैसियत या तारीख में नहीं होगी, लेकिन वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एक फंक्शनिंग कोर्ट का फैसला है। तो उस अदालत का फैसला जब तक वो उसकी खुद तस्हीह नहीं करेंगे, और मैं तवक्को रखता हूँ कि उसकी वो खुद तस्हीह करेंगे, वरना इस किस्म का फैसला जिसका कोई लीगल प्रेसिडेंट वो नहीं बन सकता, जिसका माजी में कोई लीगल प्रेसिडेंट नहीं है, जो अकल तस्लीम नहीं करती, जो बेसिक कॉमन सेंस तस्लीम नहीं करती, जिसको दुनिया में कोई कानून के इल्म रखने वाला तस्लीम नहीं करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि उसको दुरुस्त करे, जो भी मैकेनिज्म उसके पास है। इसको आप एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से दुरुस्त नहीं कर सकते। अच्छा सर, मैं आ जाता हूँ ज़रा जस्टिस रिव्यू एंड जस्टिस जो फैसला हुआ है, रिव्यू एंड जजमेंट, आप समझते हैं सर, और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में आया और आना था सुप्रीम कोर्ट में, और उसको जो है वो कलअदम करार दे दिया गया, जिसका डायरेक्टली इफेक्ट जहांगीर तरीन और मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर पड़ता है। अब मेरा जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, मैं चाहूँगा उसकी वजाहत, क्योंकि अभी आपने ये सवाल करने का मतलब ये था कि कानून को आपने बड़े मजबूत तरीके से इस्टेब्लिश किया अभी कि आइनी और कानूनी दोनों मामलात में, 16 महीने पे वाले पे भी जो मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म, और इस मामले में भी जो जस्टिस इफ्तिखार था। अब मैं आता हूँ, क्या आप समझते हैं सर कि क्या वज़ीर-ए-आज़म या काबीना ने जो ये रिव्यू एंड जजमेंट का, या जो भी उनकी मिनिस्ट्री है, उसने ये पार्लियामेंट में लाया जहाँ 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, और इसको सिंपल मेजॉरिटी से किया गया, और फिर उसका असर हमने देखा, और बहुत सारे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर ये कहते हैं कि ये जो अमेंडमेंट थी ये सिर्फ 2/3 मेजॉरिटी से हो सकती थी। तो गोया इस बिल को लाकर पार्लियामेंट से सिंपल मेजॉरिटी से पास कराकर सुप्रीम कोर्ट, और वो सुप्रीम कोर्ट बैठी थी जो ऑलरेडी मियां नवाज शरीफ साहब को जिन्होंने नाअहल किया था उसी तसलसल की थी, उनके जजेस बैठे हुए थे, जहां पर ये ऑलरेडी रिजेक्ट होना था, कलअदम होना था, जिसकी बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ के लिए रास्ते पाकिस्तान में आने के लिए या अपने मजीद इस केस से तायात नाअहली से निकलने के लिए बंद हो गए। क्या कहेंगे सर? देखिए, बात यह है कि 2/3 का अगर था तो सुप्रीम कोर्ट लिखता जजमेंट के 2/3 से होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है कि पार्लियामान के बनाए हुए कानून को रद्द करे। इस कानून में स्पिरिट देख लें कि आपने एक रास्ता दिया सुप्रीम कोर्ट को कि अपनी गलतियों की इस्लाह कर ले। कौन सा कानून है, कौन सा आइन है जो ताहयात किसी शख्स को नाअहल कर सकता है? मुझे उस कानून या उस आइन या उस लीगल प्रेसिडेंट का नाम बता दें। तो आपने, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, इस कानून से जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले करने थे, एग्जेक्टिव ने फैसले नहीं करने थे, एक रास्ता दिया गया सुप्रीम कोर्ट को कि अपनी गलतियों की इस्लाह कर लें। उन्होंने वही 3 अफराद का बेंच बनाकर उस कानून को रिजेक्ट कर दिया। ये उनकी सोच थी, पार्लियामान की सोच अपनी थी। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं कि ये 2/3 से होना था या ये
सिंपल मेजॉरिटी से होना था, वो बात अपनी जगह पर है, लेकिन जो कानून था उसकी जो नीयत थी, इंटेंट जो थी बनाने वालों की, वो यही थी कि एक मौका मिल जाए सुप्रीम कोर्ट को अपने मामलात को दुरुस्त करने का। मेरे लिए करें या ना करें वो अलहदा बात है। अच्छा सर, मियाँ नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं सर? मियाँ नवाज शरीफ को माइनस करने की कम से कम 3-4 दफ़ा तो कोशिश की गई है। सियासत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल सबसे बड़ी आपके सामने है, जिनको तकरीबन 45 साल हो गए उनको फांसी हुए। आज भी वो सियासत में ज़िंदा हैं, वोट उनको उनके नाम पे मिलता है पीपल्स पार्टी को। तो ये सियासी शख्सियत की मुस्तकबिल का फ़ैसला सिर्फ अवाम करते हैं और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, अवाम करते हैं, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह आपने ये बात बड़ी वाज़ेह कर दी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को अगर पाकिस्तान आएंगे तो उनको सरेंडर करना पड़ेगा और अपने आप को रहम करम पे देना होगा। जो भी अदालतें हैं, ख़ास तौर पे उन पे तो 10 वो दूसरे केस भी हैं जिसकी सज़ा है। तो मैं यही सवाल करने चाह रहा हूँ सर कि क्या वजूहत है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने आप को पाकिस्तान के वोट बैंक तो उन्हीं का है, PMLN को अगर वोट चाहिए तो नवाज शरीफ को एक्टिव होना है, आना है, काम करना है। इलेक्शन अब करीब है, जैसे कि कहा गया, वो कहाँ जाएगा इलेक्शन उस पर मैं बात करूँगा, लेकिन बज़ाहिर जो इलेक्शन का जो आईनी इस वक्त रिक्वायरमेंट है वो 90 दिन का है। तो मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे, आज आएँ या कल आएँ, उनको इस प्रोसीजर से गुज़रना है कि उनको अदालती रहम करम पे जाना है, उनको जेल जाना है, उनको फेस करना है। तो अगर उन्होंने सियासत करना है तो वो क्यों नहीं आ रहे सर? इस बात का तयन वो खुद करेंगे। अदालतें वो पहले भी फेस कर चुके हैं, जेल वो पहले भी फेस कर चुके हैं। हम तारीख भूल जाते हैं, 2018 में क्या हुआ था, कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। इलेक्शन हो रहा है, इस मुल्क के सबसे सीनियर सियासतदान को तारीख पीछे करके इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के रूए रवां को आपने कन्विक्ट किया और जेल में डाल दिया, और वो मुल्क से बाहर था और वापस आके जेल चला गया। तो मियाँ साहब अपना फैसला खुद कर लेंगे, उनके डॉक्टर फैसला कर लेंगे कब वो इलाज करा कर आएंगे। इसमें मेरे ख्याल हमें ज़्यादा तशवीश का इजहार नहीं करना चाहिए। सर मैं एक बड़ी अंदर की एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, उस पर ज़रा ज़रूर बताइएगा। 16 महीने की जो हुकूमत गुजरी है उसमें PML, ज़ाहिर है हमारी भी बातचीत होती है, ऑफ द रिकॉर्ड है, नाम मत पूछिएगा क्योंकि हमने पर्दा रखना होता है। तो PMLN की जो पिछली हुकूमत गुजरी उसमें चंद मिनिस्टर्स और PMLN के चंद अहम लीडर वो ये समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब एक बादशाह घर की हैसियत से पीछे रह के काम करें, क्योंकि कई कानूनी मसाइल हैं जो अब बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी जो रिव्यू एंड जजमेंट का फैसला आया है उसके बाद दो ही तरीक़ेकार है, या तो सुप्रीम कोर्ट कोई लार्जर बेंच बनाए और मियाँ नवाज शरीफ साहब के केस को देखे और टर्न डाउन करे, या फिर अगली आने वाली असम्बली 2/3 मेजॉरिटी से जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए आइन साजी करे और ये मसला हल हो। लेकिन फिर वहाँ मसला आता है कि अब इमरान खान तो है नहीं, और आने वाली जो असम्बली होगी उसमें अब मेरा ख्याल है इख्तलाफात मुख्तलिफ सियासी जमातों के सामने आएंगे और 2/3 मेजॉरिटी हासिल करना किसी एक जमात को बहुत मुश्किल है, बल्कि 172 भी हासिल करना। तो ऐसी सूरत हाल में अब लोग ये कहते हैं कि बेहतर चॉइस शहबाज शरीफ हैं, जिनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग चली है इस्टेब्लिशमेंट से, और इस्टेब्लिशमेंट एक बड़ी ताकत है पाकिस्तान के निज़ाम में। तो ऐसी सूरत हाल में खुद शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं कि मैं तो 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट का प्यारा हूँ। तो वो कहते हैं कि बेहतर है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने अगले भी फुल टर्म के लिए। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं मफरूज़ों पर बात नहीं करता। आपने बुनियादी मफरूज़ा ये रखा है कि मियाँ नवाज शरीफ को सज़ा मिली है वो दुरुस्त है, उसकी दुरुस्ती के लिए हमें उसको ख़त्म करने के लिए हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए। बात ये नहीं है, ये पाकिस्तान की तारीखी सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी थी जो 2017 का फ़ैसला था। इसकी दुरुस्ती सुप्रीम कोर्ट का काम है, हमें उनको हिदायत नहीं देनी चाहिए।
आप चलती हुकूमतें नहीं तोड़ सकते, आप मुल्क के सियासी निज़ाम को दरम बरम नहीं कर सकते, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो अपने मामलात को खुद दुरुस्त करें। अगला वज़ीर-ए-आज़म का फ़ैसला अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हुआ तो वो फ़ैसला भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ही करेंगे। जी, हमारी बातचीत हो रही है नाज़रीन। शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से हमारी बात हो रही है। सर, आपने कहा 6-7 महीना है, कानून तो आइन तो ये कहता है सर कि उन्होंने तोड़ दी थी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, तो ये जो ज़्यादा है सर, ये क्यों कहा आपने? क्योंकि हम सिर्फ आइन की 2 शिकें पढ़ते हैं ना, एक 60 दिन वाली, एक 90 दिन वाली। एक और शिक भी है जिसमें ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दी गई है कि वो इलेक्शन फेयर और ट्रांसपेरेंट कराए। अगर उस फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के अंदर ज़्यादा अरसा दरकार है तो वो भी इम्प्लाइड है उस शिक के अंदर कि वो टाइम ज़्यादा ले सकते हैं। और उन्होंने ये इस बात का इजहार कर दिया है कि हमें 4.5 महीने दरकार होंगे नए आइन के मुताबिक, नए सेंसस के मुताबिक इलेक्शन करवाने में। तो 4.5 महीने में आप जाते हैं तो आप पहुंच जाएंगे दिसंबर में। दिसंबर में 30-40 हल्के पाकिस्तान के मुतासर होते हैं बर्फ़ से और सर्दी की शिद्दत से। तो बेहतर ये है कि आप 4-6 हफ्ते और इंतज़ार कर लें और फरवरी के आखिर में या मार्च के शुरू में इलेक्शन करवा दें, ताकि वो कबाद भी दूर हो जाए कि सर्दी की शिद्दत की वजह से इलेक्शन मुतासर हो गए। सर, आप ये समझते हैं कि मरदमशुमारी और हल्का बंदियाँ सिर्फ मसला है? क्योंकि देखें, नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ होंगी, आपने खुद कहा 4 से 5 महीना इनको चाहिए और उन्होंने कहा भी है। लेकिन उसके बाद जब ये हल्का बंदियाँ होती हैं तो फिर कई सियासी जो जमातें हैं इस बात पे खड़ी हो जाएंगी। अगर वो समझती हैं कि ये इंसाफ नहीं हुआ हल्का बंदियों पे, तो फिर ये मामला चले जाएंगे कोर्ट में। और आपको पाकिस्तान की अदालतों का पता है सर, तो फिर ये तो बहुत लंबा अरसा हो जाएगा। नहीं, वो लंबा अरसा नहीं होगा। कोर्ट्स पे भी टाइम लिमिट होती है ऐसे मामला को डिसाइड करने में, तो वो अपने डिसीजन दे देंगे। ये कोई नया प्रोसेस नहीं है, हमेशा यही प्रोसेस होता है। हल्का बंदी पर इतराज़ात उठते हैं, अदालत फैसला कर देती है। वो इलेक्शन मेरा ख्याल स्पेशल इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनते हैं शायद, तो वो फैसला कर देते हैं। ये वजह नहीं होगी, नहीं होगी। आप वज़ीर आज़म, 10 साल अदालत फैसला ना करे तो। आप वज़ीर आज़म रहे हैं सर, आपको पता है कि सर हुकूमत और कुछ इदारों के दरमियान फाइनेंशियल डिस्प्यूट है। कानून ये है कि सुप्रीम कोर्ट 6 महीने से ज़्यादा स्टे नहीं देती, लेकिन 92 से स्टे है सर इस मामले में। अब मैं आता हूँ ज़रा, आपके स्पीकर, डिप्टी स्पीकर थे जनाब, उनका स्टे इतना लंबा हुआ कि आपकी पूरी की पूरी जो है उन्होंने टेन्योर कंप्लीट कर दिया। अदालतों के फैसले आपके सामने हैं, और ये कैसे हम उम्मीद कर लें सर कि 5-6 महीना ये लें और 1-2 महीने में अदालत उन डिस्प्यूटेड फैसले का, जिनमें कई सियासी जमातों को मरदमशुमारी पे पहले ही एतराज़ है सूबों को। नहीं, मरदमशुमारी पे देखें, ये मरदमशुमारी वाला एतराज़ किसी ने उठाया नहीं है। मरदमशुमारी काबीना ने पास कर दी है। इलेक्शन कमीशन अब उस मरदमशुमारी पर हल्का बंदी करेगा। उसमें जो एतराज़ात उठेंगे उसका एक टाइम फ्रेम है, उसके अंदर एतराज़ात डिसाइड हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बन सकता है चलें सर वजह इलेक्शन और चलें सर, आप समझते हैं कि मार्च स्टेज की बात की है। स्टेज जी सर, जी, स्टे जो है, स्टे बिल्कुल दिए गए माजी में। सबका डिप्टी स्पीकर 5 साल स्टे पे चलते रहे। ऐसे और बहुत से मामलात हैं। ये बदनसीबी है, सुप्रीम कोर्ट को यही चीज़ें जिनको दुरुस्त करनी चाहिए। तो हल्का बंदियाँ जो है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई वजह बनेगी इलेक्शन को डिले करने में। अच्छा सर, ये बताइए कि मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा कि आप लोग जब बात, जी मैं कह रहा हूँ, जब टीवी प्रोग्राम पे हम जाते हैं तो वो आप लोग कहते हैं जी साबका वज़ीर-ए-आज़म, और फिर कहते हैं आप साबका वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, तो वो ऐसे लगता है कोई जुर्म होता है वज़ीर-ए-आज़म बनना इस मुल्क में। सर जुर्म तो नहीं होता है, लेकिन ये है, जुर्म ही है। हर वज़ीर-ए-आज़म, इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म जेल में जाता है। तो सर वो तो हमारे निज़ाम का हिस्सा है सर, क्या किया जाए, उसको भी आपने खुद ही कहा है। जी, तो कोई बात नहीं, हमने कभी शिकायत नहीं की है। चलिए, शिकायत नहीं। अच्छा सर, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म जेल में है जनाब इमरान खान साहब, केसेस आपके सामने हैं। पीटीआई और इमरान खान का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं सर? वो
वो अवाम ही डिसाइड करेंगे जी उनका मुस्तकबिल क्या है। जेल से भी छूट जाएंगे, कोई ऐसी जेल क़यामत नहीं होती, सारे जेल में गए हैं। तो 9 मई का वाक़या है सर, बड़ा है, साइफर वाला वाक़या है सर, बड़ा केस है। अलकादिर ट्रस्ट है, अभी वो भी आना है, फॉरेन फंडिंग है वो भी आना है, और अभी तो तोशा जो खाना कुछ उन्होंने किया है अदालतों में फेस करना पड़ेगा। आप समझते हैं सर कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनका अब सियासी कैरियर बाकी है, और जिस तरीके से उनकी जमात जो है वो पत्ताश के पत्तों की तरह बिखर गई सर, आप समझते हैं कि अब उनको उनके पास लोग हैं? क्योंकि मैंने तो वो देखा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का जलसा केपीके में बड़ा कामयाब रहा, उसमें मोस्टली इनके इलेक्टेबल्स केपीके की बड़ी ताकत थी, वो तो उनके साथ खड़े हो गए। जी मैंने कहा ना कि सियासी जो लीडर होता है या सियासी जमातों के फैसले या अवाम ही वोट से करते हैं। ये वक्त ही बताएगा कि इमरान खान साहब की सियासत, जो कि बड़ी मनफी सियासत रही है मुल्क के लिए हर हवाले से, मुआशी हवाले से, सियासी हवाले से, माशरती हवाले से, ये फैसले अवाम ही करते हैं। ये मैं और आप मेहनत करने के काबिल नहीं है। सर आखिरी सवाल आपसे करूंगा, माजरत खाऊं आपका टाइम ले रहा हूं। एक आखिरी सवाल सर, आप बार बार आवाम की तरफ हमें ले जाते हैं सर, मुझे ये बताइए कि सर पाकिस्तान की माँ सवाए 1970 के इलेक्शन के, जिसको मेरिट पे कहा जाता है, इसके अलावा सर आवाम के वोट की अहमियत क्या है सर? देखिए फैसला तो आखिर अवाम नहीं करना होता है ना। अवाम की वोट की अहमियत नहीं देंगे तो फिर वही हशर होगा जो हमारा हुआ है। अपने हालात से सबक हासिल करें ना। 70 का इलेक्शन क्या था? 70 के इलेक्शन के रिज़ल्ट की हमने एहतराम नहीं किया तो बात ख़त्म हो गई। और उसके बाद से जो इलेक्शन, मैं हर इलेक्शन देख रहा हूँ, 70 का इलेक्शन आपके सामने है, उसके बाद से 85 से आज तक मैंने हर इलेक्शन खुद देखा है, तो कोई इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर नहीं था बदकिस्मती से। तो फिर सर अगला इलेक्शन, अगले इलेक्शन पे आप कैसे कह सकते हैं कि आवाम फैसला करेगी सर? उसका फैसला कहाँ होता है सर? मैं तो तवक्को ही बांध सकता हूँ ना। मैं तो उम्मीद ही रख सकता हूँ कि हम माजी की गलतियों से सबक हासिल करेंगे। बड़ी अच्छी। मुल्क को फ्री एंड फेयर, आप मुल्क को 3 फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दें, आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करने पड़ेगा। इस अरसे में तकलीफ भी होगी, लेकिन फिर मामला दुरुस्त हो जाएगा। अच्छा सर, वोट को इज्जत दो, मियां नवाज शरीफ साहब का नारा था, कायम रहे हैं आपकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पे कायम रही सर? आज भी कायम है। वोट को इज्जत दिए बगैर बात आगे नहीं चलेगी। तो कायम रहे हैं सर, ये जो 16 महीने की हुकूमत आपने ली? जी बिल्कुल कायम रहे थे सर? जी बिल्कुल कायम रहे हैं। ठीक है, हुकूमत में हम आए हैं एक आईनी प्रोसेस से। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद खाका नवाजी साहब। बहुत शुक्रिया शाहिद खाका नवाजी साहब। इंशाल्लाह तशनगी रही स्टेज पर और बात करेंगे। ये थे शाहिद खाका नवाजी, साबिक वज़ीर आज़म, PMLN के बड़े सीनियर लीडर। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।